स्मैकडाउन में कोडी रोड्स ने जबरदस्ती जो जॉन सीना से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था ना, उसकी डिजिटल कॉपी भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोडी रोड्स जहाँ पे चैलेंजर वाला सिग्नेचर है वो तो सही है, लेकिन दूसरा वाला जॉन सीना का जो साइन है वो तो कुछ अलग तरीके का ही है। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे लोग इसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि भाई इसको तो लीगल माना ही नहीं जाएगा क्योंकि ये तो जबरदस्ती करवाया हुआ है, बंदा फुल कॉन्शियस था नहीं, तो फिर ये मैच ऑफिशियल कैसे बन जाता है। बट वियर्ड चीज़ ये है, डब्ल्यूडब्ल्यू वैसे रिलीज करते नहीं है ऐसे, लेकिन उनको भी पता है कि इसके अराउंड बात चल रही है, तो उन्होंने इसकी जो है पूरी डिजिटल कॉपी ही निकाल दी है। क्या कहीं से भी समझ में आ रहा है कि ये जॉन सीना का साइन है? वैसे कोडी रोड्स को पता भी कैसे कि ये जॉन सीना का साइन कैसे होता है, उन्होंने तो बस पकड़ के पेन घुमा दिया। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 718 में। और सोशल मीडिया पर जो स्टोरी चल रही है ये रोमन रेंस और ये समर स्लैम जे उसो वाले टैग टीम मैच की, उसकी स्टोरी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। सबसे पहले जे उसो के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो आती है और कितने चांसेस हैं, क्या ऑड्स हैं इस वीडियो के कि ये वीडियो जे उसो ने नशे में ही रिकॉर्ड करी है। बहुत ज़्यादा कैमरा के वो पास हैं, कहते हैं समर स्लैम और उसके बाद करके 4 लेटर्स 1 वर्ड करके उन्होंने बोला, फिर यीट बोल रहे हैं, कहते ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ यीट में ही जवाब दे देते हैं। और उन्होंने जो रोमन रेंस का प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मैं टैग टीम मैच करने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद फिर अब जो दूसरी टीम है यानी कि पॉल हेमन वाली, ब्रॉन्सन रीड वाली ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर वाली, उनकी तरफ से जवाब भी आता है। और टीएमसी जो कि आपको पता है लोगों को ऐसी कहीं भी बीच में कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें लेके आते हैं। तो इन्होंने पॉल हेमन को उनकी एसयूवी से निकलते हुए पकड़ा और बोला भैया तुम्हारे सामने तो चैलेंज आ गया है। तो इसका जवाब दे दिया है पॉल हेमन ने और उन्होंने ये बोला कि वेलकम टू माय आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी। ये रोमन रेंस के ऊपर अब जब शॉट्स ले रहे पॉल हेमन, गुस्सा सा भी आ रहा है थोड़ा कि भाई ये अब तक तो तुम रोमन रेंस के साथ ही थे, तुम इतना फले फूले हो और अब तुम उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो। मुझे ये ज़्यादा पॉल हेमन का कैरेक्टर पसंद आ रहा है अगर आप इसे कंपेयर करोगे उस टाइम से जब ब्रॉक लेसनर के वो साथ हो गए थे, क्योंकि वो फिर भी लग रहा था कि है नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा क्लियर है, वही बिल्कुल रोमन रेंस के पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं इट्स ऑफिशियल। और अब जो मैच है वो भी ऑफिशियल हो गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफिक है इसका। रोमन रेंस ने पॉल हेमन की इस वीडियो का जवाब भी दिया है और उन्होंने तो एक नया नाम ही दे दिया है पॉल हेमन को, डम एस वाला। अब इसको उन्होंने मंडे नाइट रॉ के प्रोमो में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, सोशल मीडिया पर भी यूज़ कर रहे हैं। और पॉल हेमन की खुद की वीडियो पर 8000 लाइक्स हैं, लेकिन रोमन रेंस के उस वीडियो के रिप्लाई में जो लाइक्स हैं वो 20,000 हैं। तो माहौल तो बांट दिया उन्होंने अच्छे से, मतलब इसके अराउंड उन्होंने देखो फिर भी स्टोरी तो बना दी। भले ही हमको पता है कि जब सुपरस्टार्स ज़्यादा नहीं आते शोज़ पर तो एक अच्छी स्टोरी बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से तो इन्होंने मैनेज कर लिया है। तो मतलब जो ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में जाके शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है। तो यानी कि अब जब मंडे नाइट रॉ में ये सारे लोग साथ में खड़े होंगे तो हमको पता है इनका समर स्लैम में टैग टीम मैच है, तो उस हिसाब से अब जो चीज़ें हैं वो होंगी। तो देखते हैं अब इस एक हफ्ते में अभी इसको बनाते कैसे हैं, बिल्ड कैसे करते हैं। बट प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी वो कि ज़्यादा अगर तुम शोज़ पर अपीयर होगे तो किसी स्टोरी को पकाने भुनाने और उसकी रेसिपी के बाद उसको टेस्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलो फिर दो एंटी डब्ल्यूडब्ल्यू चीज़ के बारे में बात करते हैं और बताना कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। सबसे पहले साशा बैंक्स या फिर मर्सिडीज मोने। तो किसी ने उनको कमेंट करके लिखा कि नीड ब्रिंग योर फाइन एस बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यू करके वो बोल रहे हैं, और इसको थोड़ा सा ये रैप स्टाइल में ही लिखा है उन्होंने। तो इसका जवाब क्या दिया मर्सिडीज मोने ने कि भाई तेरी अगली एस को ज़रूरत है ऑल एलीट रेसलिंग देखने की, क्योंकि मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आ रही। ये साशा बैंक्स का उस फैन को जवाब था। पता नहीं, मुझे तो लगता भी नहीं ऐसे जवाबों की ज़रूरत भी होती है, भले ही तुम कैरेक्टर में भी हो, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर दिखता है थोड़ा सा अजीब है कि एक फैन लगता तो ऐसी है कि जैसे कि ये ट्रिगर हो के उन्होंने रिप्लाई किया है। बाकी उनका तो अलग ही रन चल रहा है डब्ल्यू में, उसको वो एंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। और जो दूसरी चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, ये जो छोटी सी चीज़ थी, ब्रायन डैनियल ब्रायन जिनका आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे बड़ा मूवमेंट रहा है, जो रेसलमेनिया 30 में उन्होंने पूरा यस मूवमेंट किया था और उसके बाद फिर वो चैंपियन बने थे रेसलमेनिया की स्टेज पे जाके। जब उनसे पूछा कि तुम्हारे फेवरेट मैचेस या मूवमेंट्स क्या हैं करियर के, तो उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू का एक भी मेंशन नहीं किया, सारे के सारे उनके आते हैं ऑल एलीट रेसलिंग से। तो ऑब्वियसली लोग बोल रहे भाई ऐसा कैसे, और उस चीज़ के ऊपर तो नहीं, उसी बातों में ही जवाब दिया ब्रायन डैनियल्सन ने। वो ये कहते हैं कि देखो रेसलमेनिया 30 का मूवमेंट फैंस के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा मीन करता नहीं है। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ के साथ मेरी शादी होनी थी ना, मैं उनको रिंग साइड पर लेके आ पाया, मैं फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहा था, मेरी नेक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ों से उस टाइम पे मैं सफ़र कर रहा था। भले ही लोगों के देखने के लिए वो बहुत बड़ा मूवमेंट है,
लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मैं अपने नज़रों से देखूं तो मेरे लिए वो मोमेंट उतना बड़ा नहीं है। पता नहीं अब मतलब ये ऐसा देखो, बंदे की बात है, उसका जो खुद का पर्सनल वो पीओवी दे रहा है तो, और उसी का वो मोमेंट है तो उसकी रिस्पेक्ट तो हमको करनी चाहिए। बट अगर सवाल ऐसा भी पूछ लिया जाए ब्रांड डैनियल्सन से, जैसे उनकी बातें होती हैं कि तुमको लगता है कि तुम्हारे करियर का टर्निंग पॉइंट कौन सा था, अब ऑब्वियसली इसका तो जवाब रेसलमेनिया 30 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आई थिंक उनका जवाब फिर भी कुछ ना कुछ आएगा कि जब मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ दी थी या फिर एडब्ल्यू में चला गया था, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ तो है उनका डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके। मैं बोलूंगा कि बहुत सारे सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से जाते हैं दूसरी कंपनी में, उनको फिर लोग हेट करते हैं, लेकिन ऐसे कमेंट्स के बावजूद भी अब तक ब्रांड डैनियल्सन के साथ वैसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को उनकी रियल पर्सनालिटी पता है कि वो अच्छा भला किस्म का आदमी है। लेकिन फिर ऐसी बातें होने के बाद ऑब्वियसली जो पूरा IWC है वो उनके ऊपर बरस गया। आप कैसे देखते हो इन चीज़ों को? मैं तो सिंपल देखता हूँ, बंदे का मेरा अलग ओपिनियन है, बंदे का अलग है, उसको जो बोलना है जैसे बोलना है ठीक है, उसके नज़रिए से वो चीज़ ठीक है, मेरे नज़रिए से मेरी चीज़ ठीक है। एक और नया दिन और एक बार फिर से स्पॉट किया गया है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को। इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो ब्रॉक लेसनर को, भाई लंबे बाल, दाढ़ी उनकी सब कुछ लंबी ही हुई पड़ी है अभी, और लुक थोड़ा हमेशा ही ऐसा ही लगता है उनका कि जैसे कि बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए रेडी ही है, प्रिपेयर्ड ही है। वैसे रिसेंटली तो टीजेस भी काफ़ी सारे हो रहे हैं उनके, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग ऐसे बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी मान के भी बैठे हैं कि क्या पता समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको मिस्टर समर स्लैम भी मानते हैं। और जिस तरीके से रिसेंटली उनके मैचेस बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्ट करने शुरू किए, अपने उस सीरीज में फीचर करने शुरू किए हैं लगातार, रॉ में, स्मैकडाउन में कहीं ना कहीं बीस्ट नाम ब्रॉक लेसनर के नेम को मेंशन ही करते ही हैं। बट मैं किसी भी एक्सपेक्टेशन से समर स्लैम को ये सोच के ट्यून इन नहीं करने वाला कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो रहा है, क्योंकि ये ना मेरी और ना ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। हर किसी ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन, अपना तर्क तो दे दिया है कि उनके हिसाब से कौन सा जॉन सीना का इस रिटायरमेंट टूर में फैंटेसी मैच है या फिर ड्रीम मैच है। लेकिन जॉन सीना का क्या कहना है इसके ऊपर? उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया और वो था ड्वेन द रॉक जॉनसन का। वो कहते हैं कि देखो हमारे इस प्रोफेशनल रेसलिंग में फैंटेसी वाली टर्म को, फैंटेसी बुकिंग के बारे में बहुत बोलते हैं, तो अगर मेरे लिए कोई वो नाम है जिसके साथ अगर जुगाड़ पानी हो जाता और मेरा फेयरवेल टूर में मैच हो जाता तो वो नाम द रॉक का ही है। तो सोचो कितना मुश्किल है रॉक तक पहुंचना, कि जो बंदा हमारे लिए ही मुश्किल है, कि मतलब हमारे लिए मुश्किल है मतलब कि हमारे पीओवी के हिसाब से कि क्या होना चाहिए जॉन सीना के साथ, हमारी क्या फैंटेसी बुकिंग है, उस खुद के बंदे की जो फैंटेसी बुकिंग है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से स्ट्रिंग्स पुल करके, जैसा जॉन सीना ने बताया, लगता तो नहीं है मैच होगा, लेकिन उनके हिसाब से तो भाई जो फैंटेसी बुकिंग है वो फिर कुछ ऐसा ही बता दी। बाकी रॉक के बारे में भी हमको ये पता चला भी समर स्लैम के बारे में bodyslam.net ने इस बात को रिपोर्ट किया कि कोई भी बैक स्टेज इंडिकेशन ऐसी नहीं है जो कि हमको ये बताए कि रॉक का रिटर्न समर स्लैम में हो सकता है या फिर होने वाला है। मैंने आपको वो सारी क्वेश्चन बताई थी ना कि कैसे कोडी रोड्स और ये जो जॉन सीना का मैच होने वाला है, इसमें डबल टर्न वाला अगर सीन होगा तो फिर रॉक के आने का चांस बनता है, लेकिन इनके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत है नहीं कि ड्वेन द रॉक जॉनसन, ये धोखेबाज दगाबाज आदमी जो है वो समर स्लैम में आने वाले हैं। और मेरे ख्याल से तो मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन के साथ देख भी नहीं रहा। 2 नाइट्स का इवेंट है, मुझे तो लग रहा है कि यही थोड़ी बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं भी कार्ड को शेप होते हुए देखूं तो हाँ लग तो रहा है कि अच्छे अच्छे मैचेस भी हैं, चैंपियनशिप वाले भी, अभी टैग टीम मैच भी है, लेकिन अभी मुझे कुछ तो वो एलिमेंट मिसिंग सा लग रहा है। वो बता भी नहीं सकता मैं कि क्या लग रहा है, लेकिन वो बहुत मेजर कि पहली बार समर स्लैम 2 नाइट्स की होने वाली है, वैसी हाइप डब्ल्यूडब्ल्यू जनरेट तो कर नहीं पाई है। देखो आप अग्री करते हो इससे? अगर मेरी कैलकुलेशन सही बैठ पा रही है तो शायद 12 और डेट्स हैं जब जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर में करने वाले हैं और उसके बाद से जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। तो अभी एक पूरा शेड्यूल आया है, लाइन से मैं आपको दिखा देता हूं जहां जहां पर जॉन सीना आने वाले हैं। शुरुआत से आप देख सकते हो 1 अगस्त, 3 अगस्त, 8 अगस्त और 22 अगस्त के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, फिर क्लैश इन पेरिस में वो होने वाले हैं। सॉरी 3 अगस्त का समर स्लैम है, उसके बाद सितंबर को होंगे वो स्मैकडाउन में, फिर सितंबर को रॉ में भी होने वाले हैं, क्राउन जूल भी वर्क करेंगे, सर्वाइवर सीरीज भी, और फिर उसके बाद जो उनका लास्ट मैच होने वाला है रिटायरमेंट टूर का। मतलब ये बिल्कुल सारी डेट्स नहीं है, लेकिन ये वो डेट्स हैं जहां पे कंफर्म हो चुका है जॉन सीना का आना। और अगर मैं आपको बताऊं कि शब्दों में कैसे अपने प्यार को, अपने भाव को व्यक्त किया जाता है, तो वो बात रिसेंटली बोली है सीएम पंक ने जॉन सीना के बारे में। उन्होंने बोला कि जैसे ही मुझे पता चला ना कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर होने वाला है और मैंने पहली बार जॉन सीना को देखा, मैं उससे मिला, मैंने जॉन सीना को यही बोला कि भाई देख, किसी भी तरीके से तेरे रिटायरमेंट टूर के अंदर मुझे पार्ट बना दे। उन्होंने बोला कि चाहे मेरे से उनके किसी मैच में कॉमेंट्री करवा दो, मुझे रेफरी बना दो, मुझे कुछ भी कर दो, लेकिन मैं एक स्मॉल पार्ट तो बनना चाहता हूं जॉन सीना तुम्हारे रिटायरमेंट टूर का, क्योंकि मेरे करियर में तुम्हारे
हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। वो खुद कहते हैं कि ये थोड़ा सा रोमांटिक और पोएटिक है, लेकिन ये जॉन सीना और सीएम पंक की राइवलरी रही ही ऐसी है। ये शुरू हुई, उसके बाद इसका मिडिल हुआ, और जब इसका एंड है तो मैं उसका पार्ट बनना चाहता था। तो ये देखो, इसे बोलते हैं रियल पैशन किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे बात हो रही है सीएम पंक की प्रोफेशनल रेसलिंग के प्यार के लिए। वैसे अगर आप देखोगे सीएम पंक का करियर, जितने उनकी भसड़बाजी रही है, ऐसा लगता है उनकी बातों में भी वो खुद ही बोलते हैं कि आई एम हेयर टू मेक मनी, फ्रेंड्स बनाने में नहीं आया। लेकिन वो बात पूरी हद तक सच भी नहीं है, वरना सच होती तो ऐसी बातें फिर सीएम पंक के मुंह से हमको सुनने को मिलती नहीं। अगर आप भी इस वाले भ्रम में जी रहे हो तो अब आपके लिए ये मौका है इस भ्रम से उठ के बाहर आ जाने का। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा थोड़ा सा माहौल में, ऐसे हवा में थोड़ी फीलिंग है कि नेटफ्लिक्स के साथ ही जो WWE की डील हुई है वो शायद इतनी बेनिफिशियल नहीं रही, ना सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए, ना सिर्फ WWE के लिए, लेकिन जो नेटफ्लिक्स के वाइस प्रेसिडेंट है स्पोर्ट्स के, गेब स्पिट्जर, उन्होंने ये बोला है कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा चीज़ अभी हुई है जो हमने WWE को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लेके आए। मतलब उनके हिसाब से जो भी चीज़ हुई है वो सब बढ़िया। और उन्होंने ये भी बोला कि बिना कुछ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी किए जैसा ओरिजिनल WWE का प्रोडक्ट है वैसा ही रख के हमको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। बोला उन्होंने कि अभी बहुत ही अर्ली फेज में, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में कॉमेंट अभी भी नहीं कर सकते, बट वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और ये नेटफ्लिक्स के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से आ रहा है, तो फिर मतलब कि अब इसे क्या देखें कि हाँ सही में ही सब कुछ बढ़िया है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि अब काम धंधा चल रहा है तो एटलीस्ट लोगों के ऊपर रिफ्लेक्ट तो ऐसा ही करना पड़ेगा कि मतलब उनको दिखाना तो ऐसा ही पड़ेगा कि भाई सब कुछ मामला तो पॉजिटिव सही है। क्योंकि जब बात करते हैं नेटफ्लिक्स और WWE की इस डील के बारे में तो मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हुआ है, नो डाउट उसमें। बट वैसे अगर देखा जाए तो लोग इसको उतना ज़्यादा बड़ा बोल नहीं रहे। आने वाले जो महीने होने वाले हैं रेसलमेनिया तक, उसमें रोमन रेंस के अराउंड क्या स्टोरी चलने वाली है, आई थिंक उसका अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आइडिया लगना शुरू हो चुका है। तो समर स्लैम में होने वाला टैग टीम मैच, और यहाँ पे स्पेकुलेशन ये है कि इस मैच में पॉसिबली जिमी ऊसो की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा सुनने में आया कि स्मैकडाउन की जो स्टोरी है उनकी वो खत्म हो गई है, अब वो मंडे नाइट रॉ पर आएंगे। रोमन रेंस और जे ऊसो ऑलरेडी साथ में हो चुके हैं, तो अब जिमी ऊसो की एंट्री मारने का यहाँ पे पूरा चांस है। तो मे भी हो सकता है आपको समर स्लैम के फिनिश में भी जिमी ऊसो किसी तरीके से दिखाई दे जाएं। और उसके बाद आगे की भी जो स्टोरी होगी, मैंने आपको बताया था सर्वाइवर सीरीज इस बार जो है वॉर गेम्स वाला ही होने वाला है। और ये जो नई फैक्शन बनी है, पॉल हेमन वाली, सेथ रॉलिंस वाली, ब्रॉन ब्रेकर वाली, ब्रॉनसन रीड वाली, इनका बहुत बड़ा चांस है कि ये उस वॉर गेम्स मैच में होंगे। और अगर ये बन रहे हैं तो इनका सबसे बड़े जो दुश्मन है ऑब्वियसली वो रोमन रेंस की पार्टी है। तो यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि एक बार फिर से कुछ ब्लड लाइन वाला पंगा और ये सेथ रॉलिंस की फैक्शन वाला जो है हिसाब किताब, वो हमको वॉर गेम्स में देख सकता है। अभी अगर आप ये मान रहे हो कि सेथ रॉलिंस तो वही बंदा गायब ही हो चुका है, लेकिन अभी वॉर गेम्स को होने में अच्छा खासा टाइम है, एटलीस्ट तब तक तो ऐसा है ही कि सेथ रॉलिंस वापस आ जाएंगे। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अगले साल जो रेसलमेनिया में बड़ी एक WWE की स्टोरी होने वाली है रोमन रेंस के अराउंड, उनका ओपोनेंट इसी फैक्शन से निकल के आने वाला है, जो कि या तो सेथ रॉलिंस है या फिर वो बंदा है ब्रॉन ब्रेकर। तो ऑब्वियसली उसके लिए पिछले वाले साल में मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आने वाले कुछ महीने कुछ ऐसे ही दिखने वाले हैं हमको, जहाँ पे रोमन रेंस और ये सेथ रॉलिंस वाला जो गैंग है, जो ग्रुप है, वो लड़ने वाले हैं, जो कि लीड करेगा आगे सर्वाइवर सीरीज के लिए। और फिर चांस है कि रेसलमेनिया में जाके कुछ ऐसा सिमिलर मैच आपको दिखेगा जहाँ पे रोमन रेंस का पंगा होगा इनमें से ही किसी एक सेथ रॉलिंस की नई फैक्शन में जो बंदे हैं उन सुपरस्टार्स के साथ में। तो ये कुछ आगे कहानी होने वाली है। बाकी यार अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि और तड़का वड़का मारने की जरूरत है, क्योंकि फील हो रहा है कि सब कुछ होते हुए शायद अभी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग भी हैं। जैसे WWE इज ऑन फायर राइट नाउ बोला गया था उस रेसलमेनिया के टाइम पे, अभी वैसी वाली कुछ खास देखो फीलिंग आ नहीं रही है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो भाई तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।